अच्छा, कितने क्वेश्चन मिले तुमको वैसे उसमें? सर उसके क्वेश्चन उसमें half were of Bernoulli caliper, like 30 were of Bernoulli caliper and the others were of the screw gauge. तो मैंने Bernoulli caliper के तो पहले सॉल्व कर लिए थे, screw gauge के अभी के मुझे लगता है ना अभी तुमको ऑनलाइन तुमने सर्च किए होंगे ना, तो सारे क्वेश्चन मिले नहीं है शायद तुमको अभी, है ना? तो क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन जो है वो बुक आ जाएगी ना मैंने तभी। मम्मी को बोला कि बुक के लिए, तो फिर अभी बुक आई नहीं अभी, मतलब हमने इसलिए ऑर्डर नहीं की थी, एक्चुअली मेरे पास दिशा की 2023 तक की थी। तो अभी मम्मी वो जो अंकल का आपने नंबर दिया था दिल्ली वाले सर का, तो मतलब जानवी के लिए भी किताब मंगवानी थी 9th की, तो उनको बोल के वो मंगवा दी। अच्छा, लेकिन लेकिन देखना प्राइस का डिफरेंस देखना, हो सकता है कि अमेज़न वगैरह से तुम्हें थोड़ा सस्ता मिल जाए और वहाँ 540 की थी। हाँ, और वहाँ पर वो कितने का दे रहे हैं? ये मैंने नहीं पूछा मम्मी हाँ, से। वो कुरियर चार्जेस वगैरह मिला के ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उन बुक अगर मँगाओगी वहाँ से तो। खैर मुझे पता नहीं हो जाएगी कि नहीं, मैं मतलब सोच रहा हूँ ऐसा। हाँ, वहाँ कुरियर चार्जेस 600 रुपीज है देहरादून तक के। हाँ, तो 6000 सॉरी 600 या 1000 ऐसा कुछ था। ठीक। और आज क्लास अटेंड करने नहीं गई हो फिज़िक्स की? पर गई थी, वहाँ पे अभी उनको सर्कुलर मोशन कराना था और थोड़ा स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी बोल, और थोड़ा सा उनकी पीटीएम में भी तो थोड़ा डिले हुए। तो उनका भी पहले से अभी उनका नेक्स्ट वीक टेस्ट भी है जिसमें सर्कुलर मोशन और वर्क पर एनर्जी आएगा, तो उनका एडवांस फॉर्मेट में टेस्ट होगा। अच्छा, तो आज मतलब पीटीएम थी मेनली वहाँ पर, है? हाँ, पीटीएम भी और स्प्रिंग फोर्स पढ़ाई, मैंने जो स्प्रिंग फोर्स पढ़ी थी वहाँ पे सोच से, अच्छा, मतलब अलग एक और बच्चा था उसने भी मेरे साथ स्प्रिंग फोर्स पढ़ी और बाकी बच्चे पीटीएम में थे, तो सर को जब बीच में टाइम मिला तो मैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ाई थी। तो स्प्रिंग फोर्स तो आता होगा तुमको, नहीं आता है? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी स्प्रिंग फोर्स से मुझको। अच्छा, कैसा? और लाइक उसके जैसे जो उन्होंने कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी पढ़ाई थी, जैसे आपने मुझे बताया था, बट वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। जैसे वो 3 1 kg 2 kg 3 kg कनेक्ट होते हैं, स्प्रिंग फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिर हम एक एक करके सबको काट देते हैं, तो उस लोग की एक्सेलरेशन उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ, तो कंप्लीट तो नहीं बताया पर हाँ थोड़ा सा बताया। उसके बाद बोला कि अभी उसके बाद उन्होंने क्योंकि सर्कुलर मोशन भी कराना है, तो उन्होंने बोला कि आप ट्यूसडे को सर्कुलर मोशन करा देंगे क्योंकि वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ठीक। अब मुझे ये बताओ, यूनिट डायमेंशन वाले में ना बेटा तुमको क्या चीज नहीं आती है इसमें, किस तरह की चीज, क्योंकि ये जो चैप्टर है। मुझे हम्म बेसिकली वो जो हम यूनिट्स कंपेयर करते हैं और हमें इक्वेशन दी गई होती है, हमें किसी ए या बी की हमें वो बतानी होती है डायमेंशंस, तो वो आता है मुझको, और यूनिट्स भी निकालनी आती है मुझको। एरर नहीं आता, और मुझको एक्चुअली वो इतनी सारी चीजें हैं उन सबकी यूनिट्स, जैसे म्यू नॉट की क्या यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट है, ये सब मुझे अभी तक याद नहीं है। तो वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। वो मुझे उसकी लिस्ट कहीं पे मिल नहीं रही है एक्चुअली, मतलब वो बहुत सारी है, स्कैटर्ड है, तो फिर वो मेरी जो 11th की बुक थी उसमें थी, तो उससे मैंने थोड़ी सी देखी, बट यही तो प्रॉब्लम है, बस वो याद वाले पार्ट में। तो जैसे म्यू नॉट आता कहाँ पर है, किस फॉर्मूले में आता है म्यू नॉट? ये मैग्नेटिज्म के चैप्टर में F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, मतलब 2 पाई आर, वो 4 पाई जो भी फॉर्मूला होते हैं, बट क्या होता है फॉर्मूला बताओ? F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये फोर्स का है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है? ये मैग्नेटिक फील्ड का है ना। एक स्ट्रेट वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आर डिस्टेंस पर, तब मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें म्यू नॉट आता है।
तो अब देखो इसके लिए क्या करो कि तुम एक तो बी की तो जो यूनिट वो याद ही कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो याद करो। अब बी को कहाँ से निकाल सकती हो तुम? अब जैसे बी अगर तुमको पता है ना तो म्यू नॉट निकाल सकती हो। म्यू नॉट ऐसे कर लोगी, म्यू नॉट इक्वल टू बी और ये आर अपॉन आई। अब आर और आई तुमको पता है, बी का अगर तुमने निकाल लिया तो बस अब इसका निकल आएगा। करंट के लिए क्या लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला? एम्पियर। एक सेकेंड। हाँ एम्पियर लिख देते हैं इसको, ठीक है। और अगर चार्ज का लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? नहीं, चार्ज का डायमेंशन एम्पियर टाइम लूज। हाँ मतलब I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना, तो ए टी यानी कि ए और टी ऐसा बना देते हैं उसमें, एम्पियर इनटू टाइम, है ना, ए टी बना देते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको अब बी का कैसे निकालोगे? अब बी का तो याद करो कहीं से। बी को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए कोई इक्वेशन ढूंढो जरा बी की जो थोड़ी सिंपल हो और जिसमें बी आता हो, जिसमें बी आता हो और इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो। बुक से ढूंढ रही हूँ। हाँ। ऐसे को और क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें बी आता हो सिंपल है। तो एक म्यू नॉट, हाँ ऐसे क्वेश्चन तो नहीं नहीं मिल रहा ऐसा कोई? नहीं। अच्छा तो बी की ना तुम याद ही कर लेना डायरेक्ट, उसमें इतना हो कि जैसे डायमेंशनल फॉर्मूले में तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं ना उनकी तो याद ही कर लो। जैसे बी हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेटिवली आसान है निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालोगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। हाँ एफ बाई क्यू, यस सर। हाँ तो एफ बाई क्यू तो एफ का डिवाइड बाई ए टी। ए टी, तो एफ अपॉन क्यू कर दोगी तो एफ का तो याद होगा, क्यू का ए टी हो जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला जैसे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला याद है क्या? अभी नहीं आ रहा यार। ठीक है कोई बात नहीं, तो उसको जो है ना तुम बी का जो है फॉर्मूला बुक में से याद कर लेना डायरेक्ट। अब बी का अगर याद हो गया तो म्यू नॉट भी निकल आएगा फिर, ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा। म्यू नॉट की अलग से याद ना करूँ, बट जो मेन बी है उसको याद करके फिर म्यू नॉट की तब मैं निकालूंगी सर। हाँ क्वेश्चन आएगा इसमें। हाँ तो उससे निकाल लेना, ये कन्वर्ट कर लेना। अब कुछ कुछ चीजों को ना याद कर लेना चाहिए हमको, तो जैसे कि एल है, इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस वगैरह आते हैं, तो ये ना सडनली क्लिक नहीं करेंगे जल्दी जल्दी, इसका तो याद कर लो। और क्या करो कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो तुम, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे ऑप्टिक्स पढ़ रही हो, चाहे मैग्नेटिक्स पढ़ रही हो, तो उसमें जो जो भी चीजें आ रही है ना, साइड बाय साइड उसकी डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते ही जाओ हमेशा, यही तरीका होता है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी तो उसमें ईएमएफ आया, तब ईएमएफ आया तो ईएमएफ की यूनिट तुमने याद कर लिया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद कर, वहीं पर बना के देखो बन रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रही तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो भी चैप्टर चल रहा है ना उसमें जो भी चीज आती जा रही है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, लेंथ, करंट, मास और ये, इनको छोड़ के बाकी जो भी अलग अलग से चीजें आ रही है ना, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला तुरंत वहीं बना के देख लेना चाहिए। जैसे ईएमआई पढ़ा तुमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस आया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ और वहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बना के हमने और यूनिट बना के हमने देख ली। तो है ना, तो जो भी इसको पढ़ने का तरीका यही होता है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो, चाहे 11th का चाहे 12th का, उसमें जो जो क्वांटिटी आती जा रही है उन सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला साइड बाय साइड करते जाओ। मतलब इसको एक हैबिट बना लो कि जो भी करोगी तो डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा थोड़े दिन बाद क्या होगा, तुमको ना पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने होंगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ना वो याद ही हो जाएंगे, तुमको बना के भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे फोर्स है, फोर्स का लगभग याद रहता है लोगों को, तुमको याद है फोर्स का? स्क्वायर टी की पावर से नहीं, ये एनर्जी का हो गया, ये वर्क या एनर्जी का हो गया, है ना। फोर्स का mLT-2 होता है। तो अब जैसे जो भी चैप्टर चल रहा है, जैसे अभी सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं सर, या कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने मन में रिकॉल करते हुए चलो। एनर्जी डेंसिटी आई कहीं पर, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर चल रहा है, कैपिटल जी आया वहां पर, कैपिटल जी का फॉर्मूला वहां पर बना लिया हमने। तो जो भी चैप्टर चल रहा है उसका फॉर्मूला साइड साइड बनाते जाओ, है ना। इसको देखो, तुम इसको पढ़ोगी ना तो कोई भी टीचर तुमको पढ़ा के क्या याद कराएगा, ये थोड़े दिन बाद भूल जाओगी। तो ये चीज है ना, याद ऐसे नहीं रखी जाती है। हम जो एक पेपर पे लिख के टेबल बना के याद कर लेना, तो वो थोड़े दिन बाद ना वो कंफ्यूजन भी होने लगेगा कि स्क्वायर था कि पावर -2 था, इसमें क्या कौन सी पावर आती थी। लेकिन जब भी जो भी चैप्टर पढ़ रही हो ना, उसकी एक हैबिट बनाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका हम बना के साइड में पेपर में देख ही ले, कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। एक तो ये किया। अच्छा, अब मैं ना कुछ चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, इसमें सामने आगे बढ़ाता हूं, तो मुझे बताते जाना। ये सारी चीजें तो तुम्हें आती होंगी, जैसे मुझे लगता है ये सब चीजें हम बताने की जरूरत है नहीं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, ये सब तो तुमको आता ही होगा ऑलरेडी ना। ये सारी चीजें तो आती हैं, ठीक है, ये चीज तो आती है। अच्छा, इसके बाद कोहेरेंट यूनिट्स एंड नॉन कोहेरेंट यूनिट्स, ये क्या होती हैं, ये पता है तुमको? ये टर्म से कभी मैं I didn't come across this term. I don't know. कोहेरेंट यूनिट्स और नॉन कोहेरेंट यूनिट्स, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, अभी सामने दिख रही है ना। System of units of measurement in which derived units are obtained by multiplying or dividing base units without the use of numerical factors. अच्छा, derived units क्या होती है और base units क्या होती है, ये तो पता है ना। डिराइव्ड यूनिट्स जो फंडामेंटल से आती है, और बेस यूनिट्स ये नहीं पता। बेस यूनिट्स तो हम डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल एक ही है, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट एक ही चीज है, जिसको कि हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इनकी जो यूनिट्स है ना, ये सब कौन सी यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स है। अब जैसे फोर्स है, फोर्स हमने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो ये डिराइव्ड यूनिट्स है। तो कोहेरेंट यूनिट्स कौन सी है? जो जिनसे हम डिराइव्ड यूनिट्स को मतलब बेसिकली डिराइव्ड यूनिट्स आर एंड कोहेरेंट आर सेम। नहीं, जैसे कोहेरेंट यूनिट वो होती है कि जब हम बेस, जैसे मान लो कोहेरेंट यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे फोर्स निकालना है हमको, फोर्स, तो फोर्स तो डिराइव्ड यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को ना केवल उनकी वैल्यू रख के, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखना है हम। ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास लिखा हमने, एक्सेलरेशन लिखा। ऐसा नहीं लिखना होता है कि उसको मैं 2m लिखना पड़ेगा या 3l लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, केवल बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जिसको हम निकाल सकते हैं, वो कोहेरेंट यूनिट सिस्टम होते हैं। जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने 2 पाई को हटा दिया। हाँ, अब जैसे नॉन कोहेरेंट कौन सा है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ऐसा यूनिट जो हम पढ़ते हैं ना, इसको पुराने टाइम पे MKS सिस्टम भी कहा जाता था। ये कौन सा यूनिट सिस्टम है, ये कोहेरेंट सिस्टम है। तो हम केवल फोर्स की अगर यूनिट निकालनी है या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हम केवल किलोग्राम, मीटर और सेकंड को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हमें इसमें ऐसा नहीं लिखना पड़ता कि 2 किलोग्राम लिखें, 5 सेकंड लिखें, और लेंथ को जो है मतलब 3 मीटर लेंथ लिखें, ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाती है कोहेरेंट यूनिट सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
तो ये भी मुझे लगता है ना, ये तुम अपने आप से पढ़ लेना। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हाँ। सिस्टम कौन सा है? एसआई यूनिट कहलाता है। यस यस सर। अब एक नजर ना एनसीईआरटी में से डाल देना। मैंने ये एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो टेबल देख रही हो ना, यहाँ पर ये सारी जो है एनसीईआरटी से लिखी हुई है, डेफिनेशन वहीं से ली हुई है। ये मुझे याद करना पड़ेगा कि जो ये डेफिनेशन से है। हाँ, वैसे इसको एक नजर मार लेना तो तुम्हें, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये डेटा मिलेगा ही तुमको। ठीक है, वैसे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको भरोसा नहीं है क्या हो, तो इसलिए याद कर लेना। इसको एनसीईआरटी में गिवन है ये। हाँ, यस सर। अच्छा, अब ये वाली चीज भी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तुमको आता होगा, यस सर। है ना? जैसे मिनट, 60 सेकंड, आवर, वन डे। हाँ। बार जो है, यस सर। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर। यस सर। तो ये वाली, ये भी एनसीईआरटी की टेबल है। तो ये कैरेट 200 mg मतलब वो मिलीग्राम है। कहाँ पर? कौन से? ये कैरेट बनता है 200 mg मिलीग्राम। हाँ तो हाँ, मिलीग्राम है ये। अच्छा, अब मेजरमेंट की जो डेफिनेशन है, वी कैन मेजर ओनली फिजिकल क्वांटिटीज। हम केवल फिजिकल क्वांटिटीज को ही मेजर कर पाते हैं। हम जो है बाकी चीजों को मेजर करने के लिए कोई तरीका या यूनिट नहीं है। यस सर। हैप्पीनेस, एंगर, एंथुजियाज्म, ये सब चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनको मेजर नहीं कर सकते हम। हाँ। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी कंपेयर इट विद ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने मीटर स्केल बनाया, तो 1 मीटर कितनी लेंथ होगी, उस लेंथ को हमें डिफाइन करना पड़ता है कि 1 मीटर मतलब कितनी लेंथ। यस सर। 1 मीटर यानी कितनी लेंथ, ये हमको डिफाइन करना पड़ता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है ना। अच्छा, इसके बाद मुझे लगता है ना, ये वाली चीज भी मैं नहीं कराता हूँ तुमको। प्लेन एंगल तुमको पता है ना, ये सब आता है। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। अब ये देखो, इसमें ना कन्वर्जन है कुछ चीजों का, तो इसको तुम बस देख लो। जैसे 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। यस सर। मतलब ये कैसे मिलता है? ये ऐसे आता है, देखो कि अगर हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए, तो जो एक आर्क बचेगा ना छोटा सा, 360 छोटे छोटे हिस्से करने पर, ये जो छोटा सा आर्क एंगल सबटेंड करेगा, ये 1 डिग्री होगा। यस सर। और इसके 60 छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, तो जो छोटा सा एंगल बचेगा वो कितना होगा? 1 मिनट होगा। और उसके भी 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो छोटा सा हिस्सा आएगा, उसको 1 सेकंड कहते हैं। यस। तो ये मतलब ह्यूमन आई से तो देखना 1 सेकंड को लगभग इम्पॉसिबल ही है। अब उसमें क्वेश्चन ये है, जैसे कि पार्ट ए है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, तो π/180 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो कन्वर्जन है, देखो ये एग्जाम में आए तो नहीं, लेकिन ये छोटी क्लासेस में ना, स्कूल में आते हैं ये। तो इसको भी हम अभी ज्यादा नहीं पढ़ते, स्किप करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब ये एक पैरालैक्स मेथड होता था, लेकिन इसको तुम पढ़ लेना बेटा। पढ़ा है ये तो? उसमें क्या था, ऑप्टिक्स में नहीं 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 नहीं, वो पैरालैक्स मेथड लेंस के मेजरमेंट में था, लेकिन पैरालैक्स होता क्या है, ये 11th क्लास में यूनिट डायमेंशन में है मेजरमेंट। पैरालैक्स क्या होता है ना,
तो इसको ना तुम पढ़ के, लेकिन जरूर पढ़ना एक बार इसको, पैरालैक्स होता क्या है। ये एनसीईआरटी की बुक में ही है। और तो बहुत दूर की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पैरालैक्स मेथड को यूज करते हैं। यस सर। इस पर क्वेश्चन आया है एक बार, तो खैर जेई एडवांस में भी आ गया था इसका क्वेश्चन। अच्छा रेयरली, मतलब एक ही बार आया है अभी तक। और टाइम का मेजरमेंट करने का जो एक स्टैंडर्ड तरीका है वो है सीजियम क्लॉक से करते हैं, एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, ये भी पढ़ के देखना। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ना कि मास के लिए क्या स्टैंडर्ड तरीका है मेजर करने का। यस सर। जो थी ना हेक्टोमीटर और डेकामीटर डेसीमीटर, तो मुझे अभी उतने अच्छे से याद नहीं है। मतलब किलोमीटर मीटर और ये सब तो याद है। जो फर्मी और वगैरह ये सब जो होती है एंगस्ट्रॉम, बट उससे ऊपर वाली नहीं याद, तो वो भी मुझे याद करनी है ना सर? हाँ, ये तो इनको तो याद करना होगा है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये छोटे छोटे से ना फास्ट फॉरवर्ड करते चलो जरा, ये समझ में आ गया। इफ ओके ओके यस सर। अगर यूनिट लार्ज होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ कम होगी। Variant is इफ वी चूज, अच्छा हाँ, same question. if the radian is the correct unit used to report the measurement of number 1 ability of beam of gamma ray photons to produce ions in a target, the energy delivered, हाँ तुम, अच्छा तुम करो ना, मैं तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, तुम इसको पढ़ के बताओ, तुमको समझ में आ रहा है ये। मुझे समझ में आ रहा है, बट ये मुझे पता नहीं था कि ये बायोलॉजिकल कट ऑफ रेडिएशन है इसका solution. इसके बारे में नहीं पता था। हाँ ठीक है, तो वो तो खैर ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बहुत ज्यादा पता होगा, लेकिन तुम एलिमिनेशन से कर सकती हो कि किस में यूज नहीं हो सकता ये। और सर दो ऑप्शन है ना रेडिएशन के, तो फिर तक कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। ये मतलब नीचे रेडियो एक्टिव लिखा है और ऊपर भी रेडिएशन लिखा है, और रेडियम तो ऊपर नहीं, क्वेश्चन है तो सब कंफ्यूजन है सर। अच्छा तो थ्री, देखो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं फर्स्ट हो सकता है कि नहीं। होगा। अच्छा, सेकंड, द एनर्जी डिलीवर्ड बाय रेडिएशन टू ए टारगेट, ये हो सकता है क्या। हाँ, इसमें रेडिएशन वर्ड आ गया तो ये हो सकता है। तो उसमें जो क्वेश्चन में रेडिएशन कहाँ है। उसमें रेडियन है ना, द रेडियन इज द करेक्ट यूनिट। अच्छा इसकी यूनिट है रेडियन। रेडियन रेडियन नहीं, उसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि रेडियन यूनिट को किस चीज के मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हम, जो चार चीजें दी हुई हैं। चलो अच्छा छोड़ दो, है ना, नहीं होगा। इसको छोड़ दो ना, ये थोड़ा ज्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये जेई में मुझे नहीं लगता है इस तरह से आएंगे। अच्छा ये लेकिन याद कर लेना, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको, केल्विन इज डिफाइंड एज the fraction of 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। ये तो याद करना, ठीक है, yes, कि केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया है। तुमने ये मुझे लगता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में हाँ। अच्छा इसको भी हम आगे छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद आते हैं हम डायमेंशनल क्वांटिटीज पर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो डेफिनेशन तो पता ही है ना तुमको इसकी। यस यस। दिस आल्सो। हाँ एक मिनट पढ़ लो, हम थोड़ा ना फास्ट चलेंगे इस पर। बस मैं इसमें ना एक जो बेसिक चीज है जहां तुम फंस सकती हो ना, मैं वो बताऊंगा डायमेंशन की, इसको तो तुम थोड़ा पढ़ते हुए चलो। डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना।
In this type of representation, the magnitudes are not considered. It is the quantity of type of physical. ठीक है, तो ये तो तुमको पता ही है. आगे बढ़ते हैं. Yes. डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा. डायमेंशन फॉर्मूला. On which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is dimension formula. एक मिनट रुकना जरा. Yes, sir. सर ये इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज दिस एंड स्पीड वेलोसिटी का ये है, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तो है नहीं ना, मतलब ये ऐसी अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना. और आर दे रिलेटेड? एक मिनट. हाँ, अब थोड़ा ये सेट हुआ सही. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, एंड दैट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज दिस. सिमिलरली, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. और डायमेंशनल इक्वेशन, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन. ठीक है, बस स्क्वायर क्वांटिटी में हमने रख दिया तो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं. An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the physical quantity. Yes. The dimensional equations are the equations which represent dimension of physical quantity in terms of base units. ठीक है, ये भी हो गया. For example, dimensional equation of volume, speed, force and ये. ये डायमेंशनल इक्वेशन समझ में आ गया. जैसे v लिख, हमने लेफ्ट साइड में v लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट साइड में उसका फॉर्मूला लिख दिया बेस यूनिट के टर्म्स में, इक्वल कर दिया, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई है. Yes. ठीक, ये छोटी सी चीज थी. अब डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स अस इन डिड्यूसिंग सर्टेन रिलेशंस अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी पढ़ा होगा. डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स अस इन चेकिंग द डेरिवेशन एक्यूरेसी and dimensional consistency और homogeneity of various mathematical expressions. इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये बताओ जरा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मतलब दिस वर्ड कंसिस्टेंट होमोजेनिटी, मतलब कि इक्वेशन है उसमें अगर हमने यहाँ पे जैसे वॉल्यूम का लिखा है तो हाँ. यहाँ पे भी है, तो किसी का किसी से मल्टीप्लाई डायमेंशन यूनिट दोनों का बराबर ही आना चाहिए. हाँ, जैसे ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इस टर्म की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, इन सभी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. इसको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी भी कहते हैं, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन. Only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimension. Same dimension वाली quantities को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या subtract कर सकते हैं. Yes, sir. अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है हम उनको कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम ना हो, लेकिन ऐड किसको कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, जिनकी डायमेंशनल सेम हो, डायमेंशन सेम हो. अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पर. When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated in the same manner as the ordinary algebraic symbol. चलो ये तो हो गया. खैर, we can cancel identical units in the numerator and denominator, ये भी सब तुमको आता ही है. Principle of homogeneity of dimension, तो इसका मतलब समझ में आ गया है तुमको कि हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होना चाहिए.
जैसे ये इक्वेशन है, इसमें ये कह रहे हैं कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट आएगी बेटा? कैलकुलेट मत करो, वैसे ही बता दो, कैलकुलेट सही आएगी ये? हाँ सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ के बताओ, इसका मीनिंग क्या हुआ? If an equation fails consistency test, it is proved wrong. But अच्छा, अगर कोई वो जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो नहीं इक्वेट हुई तो मतलब कि इक्वेशन तो गलत है ही, पर अगर वो इक्वेट हो गई तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हमेशा सही हो। हाँ, और उसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², Yes, तो sir. mv² डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की डायमेंशन के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे mv² की डायमेंशन कैसे निकालोगी हाफ mv² की? मतलब m का तो m हो जाएगा और b स्क्वायर तो मतलब lt की पावर -1 का होल स्क्वायर mh² t की पावर -2। तो ये एनर्जी की आ गई। लेकिन अगर किसी ने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा हाफ mv² की जगह उसने 1/4 mv² लिख दिया पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो भी सही आ जाएगा ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 mv² होता है, वो तो हाफ mv² होता है ना। तो अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है किसी की इक्वेशन तो फिर वो इनकरेक्ट है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट आ रही है तो वो सही होगी, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये नीचे एग्जांपल देख रहे हो जो मैंने बताया था। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब इसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन तो तुमने किया होगा, स्कूल में कराया गया होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/g है ना, इसको हम किससे निकालते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो वो मुझे लगता है करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है। अब इसकी लिमिटेशन जरूर याद करना। लिमिटेशन क्या है कि इसमें ना जो 2π कांस्टेंट आता है ना वो नहीं निकाल सकते। रिलेशन तो निकल आएगा लेकिन 2π या जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो नहीं आ सकती है, तो इसमें शॉर्ट कमिंग्स है इसकी। dimensionless constants cannot be obtained by this method. The method of dimensions can only test the dimensional validity but not the exact relationship between the physical quantities in any equation. It does not distinguish between physical quantities having same dimension. दूसरे ड्रॉबैक ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है तो उनमें डिफरेंस नहीं आ सकता। जैसे कि प्रेशर है और स्ट्रेस है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, डिफरेंस नहीं करेगी ये, है ना। टाइम पीरियड होता है T = 2π√L/g. So by using dimensional analysis we can find this relation but we cannot find the value of this constant k. अब इसको सॉल्व करो, जा कर सकती हो ये? यही तुम्हारी समस्या है ना? नहीं, पहला देखो टॉर्क एंड वर्क। टॉर्क क्या है? मुझे ये सही है कि नहीं? दोनों की डायमेंशन सेम आएगी कि नहीं? हाँ, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू R क्रॉस F होता है ना। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू R क्रॉस F होता है ना, है ना। हाँ। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू S डिस्प्लेसमेंट, yes, है ना। तो उसमें भी फोर्स और लेंथ है, टॉर्क में भी फोर्स और लेंथ है, तो दोनों की डायमेंशन सेम आ जाएगी। स्ट्रेस और एनर्जी की आएगी क्या? मुझे स्ट्रेस के बारे में कुछ याद नहीं। स्ट्रेस का स्टेटमेंट भूल गई। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया तो एरिया नहीं आएगी। नहीं आएगा ये। फोर्स एंड स्ट्रेस नहीं आएगा।
एक है फोर्स, एक है फोर्स अपॉन एरिया, ये भी नहीं आएगा। नहीं, फोर्स और वर्क भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बस। फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम्म, अब ये चेक करो जरा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। द इक्वेशन ऑफ, अच्छा इसमें ना कुछ छूटा हुआ है, शायद मैं देख लूं, टाइपिंग में एरर तो नहीं है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल टू a sin kx cos ओमेगा t। y and x are in meter and t in second, choose the correct option। द डायमेंशन ऑफ, हाँ बस डिफरेंस ये है कि ऊपर जो स्मॉल ए लिखा हुआ है ना, नीचे उसको कैपिटल ए लिखा हुआ है। हाँ, ओके सर। ठीक है, यहाँ पर जो उसमें इक्वेशन में स्मॉल ए था ना, वो यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए है। तो 1 बाई 1 बताते हैं, आंसर हम चेक कर लेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है वो चेक करें वो करेक्ट है कि नहीं। द डायमेंशन ऑफ ए एंड के आर सेम, क्या ये सही होगा? हाँ, हाँ, ये सही होना चाहिए। नहीं होगा बेटा, क्योंकि सर, देखो और कॉस, जो के एक्स है, के एक्स में जो के एक्स, सॉरी, ए और के मैं वाई और ए, मैंने वाई और ए समझ के बोला। तब मैं सोच रही थी कि साइन और कॉस तो नहीं होगा, तो वाई और ए सेम होना चाहिए इसमें। हाँ तो y ए और k का सेम नहीं होगा। k की डायमेंशन बेसिकली 1/x होना चाहिए। हाँ, क्यों? yes, क्योंकि मतलब 1/x। हाँ, क्योंकि kx होना चाहिए डायमेंशन लेस, वो तो एंगल आएगा, उसकी डायमेंशन होगी नहीं। तो x तो लेंथ है, तो k 1 बाई लेंथ होना चाहिए, है ना, तभी तो डायमेंशन कैंसिल होंगी। तो a की डायमेंशन k की डायमेंशन के बराबर नहीं हो सकती, है ना। सेकंड ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ पे ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? सर, वो ए और के तो रिपीट हो गया ना, तो जब वो सेम नहीं है तो फिर। हाँ ठीक है। थर्ड, सर ये के की 1/L और ओमेगा की, अच्छा ओमेगा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए वैसे? ओमेगा की डायमेंशन, देखो कॉस ओमेगा टी है ना, देखो इसमें कॉस ओमेगा, हाँ 1/t होना चाहिए। तो तो k की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? 1 बाई लेंथ होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, डायमेंशन ऑफ k और ओमेगा सही नहीं है। फोर्थ बताओ। वो सेम, हाँ क्यों सही है? क्योंकि वो साइन के अंदर है और कॉस के अंदर है, तो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो हाँ, दोनों तो डायमेंशन लेस है, के एक्स और ओमेगा। ठीक है, तो इसका ना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब ये बताओ, ये सॉल्व करो, ये तो आ सकता है। तो हम ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों तरफ की डायमेंशन को, डायमेंशन और उनकी हाँ पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स डायमेंशन। हाँ, तो एक काम करो, तो मुझे पहले ना बताते जाओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो एम मास है उनका, तो एम की होगा कैपिटल तो m की पावर 0, l की पावर 0, p की पावर 0, क्या ऐसा लिखेंगे? नहीं, हम लिखेंगे m की पावर 1। ठीक है, फिर राइट साइड में क्या लिखेंगे? राइट साइड में लिखेंगे पी, मतलब रो डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m की पावर 1 एंड वॉल्यूम n की पावर -3, t की पावर 0। वेलोसिटी में v, l t की पावर -1 होल की पावर x, और g मतलब mg is a force, g फोर्स, mg acceleration due to, अच्छा g is हाँ ठीक है, l t की पावर -2 होल की पावर -3, नहीं lt -2 की पावर -3 है ना, तो l की पावर -3 और t की पावर प्लस। क्यों? ये l तो प्लस आएगा, +3, lt -2 होता है ना, तो इसका करेंगे हम पावर, अच्छा -3 है, सॉरी हाँ -3 है इसमें, तो l की पावर हो जाएगी -3 और t की पावर हो जाएगी +6। ठीक है, बस अब निकाल लो कितना आता है।
हाँ, तो -6 + x = 0, x = 6। हाँ, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन इससे भी बेटर कॉन्सेप्ट वाले कौन से क्वेश्चन आते हैं उस पर आएंगे हम अभी धीरे धीरे। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, और ये तो जेई में अभी आया था। If force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then find the dimensions of mass। ये कैसे करते हैं, ये आता है, यही बताना था मेनली तुमको मुझे कि ये वाले क्वेश्चन कैसे करना है, ये आता है। नहीं, ये से निकाला जा सकता है इसे, हाँ, लेकिन नहीं इसका हमें क्या डिवाइड न्यूमरेटर में करने के बाद n मिलेगा बस। हाँ, हम ऐसा लिखेंगे कि m को हम लिख लेंगे प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, हाँ, ये आपका इसकी वेलोसिटी की और पावर इनकी b, यूनिट्स लिखेंगे। टाइम की पावर yes, c। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 इक्वल टू f। फोर्स के लिए हम लिखेंगे m ml t की पावर -2 की पावर a, वेलोसिटी t की पावर -1 की पावर a b और t की पावर c। बस अब इसको सॉल्व करके बताओ abc की वैल्यू क्या आती है। abc की वैल्यू ओके, a की वैल्यू तो 1 है और बाकी सबकी एक सेकंड, a प्लस b और b की -1 है, tan 0 -2 नहीं, माइनस b प्लस और c भी बनाएगा, a is 1, b is -1, c is 1। तो a बनाया था तो -2 इंटू 1 माइनस b कितना आया है, b is -1 -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू कितना हो गया, 1। 1। ठीक है, तो बस इससे जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो ये बनेगा कि f की पावर 1 और f ft डिवाइड बाय b, ft डिवाइड बाय b इक्वल्स टू m। कितना यही आया, f v की पावर -1 इंटू t। ठीक है, डिवाइड बाय b। ये वाला बताओ। अच्छा wrong। पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा अच्छा अच्छा y is this okay, a right, हाँ c wrong है, b d है ही नहीं सर, d भी है। b सही है कि गलत अच्छा है, वो d है, d भी सही है b बताओ बेटा, b सही है कि गलत है। सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट अच्छा, क्यों करेक्ट है बताओ। बिकॉज y इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट हम्म और a भी डिस्प्लेसमेंट है, एंड साइन के अंदर का है वो हम मानते हैं यूनिट बेस। तो vt यूनिटलेस थोड़ी आएगा, vt तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ ये भी है, bt हाँ ये डायमेंशन, यहाँ ये डायमेंशन लेस होना चाहिए ना, यहाँ पर ये गलत हुआ। अच्छा अच्छा अंदर वाला भी देखना है, हाँ यस सर। साइन vt जो है डायमेंशन लेस नहीं है, इसकी डायमेंशन किसकी इक्वल है, पर सर डिस्प्लेसमेंट की। है उसकी साइन के अंदर t की पावर -1 है, तो वो भी गलत है। वो भी, अच्छा वो भी गलत है। हाँ, ओके सी बताओ। तो सी भी गलत है, मुझे तो बाहर सी भी गलत है, बिल्कुल। अब इसके बाद बताओ डी, जो सबसे लास्ट में इक्वेशन लिखी हुई है, वो से ए साइन 2 पाई टी, हाँ 2 पाई अपॉन टी, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएंगे। ये वाई डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये, तो ऑप्शन डी सही है। तो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स, तो कौन कौन से रूल आउट कर दिए हमने, ए बी सी तीनों।
इसमें सी है स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला है रिलेटिविटी का, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है रिलेटिविटी की, उससे आता है ये। तो इसको पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ क्या कहाँ पर होना चाहिए इसको, सी को। देखो एम यहाँ पर लिखा हुआ है मास, राइट साइड में जो डायमेंशन है वो कैसी होनी चाहिए, मास की डायमेंशन होनी चाहिए। उसमें न्यूमरेटर में क्या है, मास है एम नॉट, है ना। ऊपर आना चाहिए। हम्म, एक सेकंड, ये मास है और इधर भी मास है ना, तो ये कहां पर रखना चाहिए हमको, सी। मुझे तो लग रहा था कि सी ऊपर ही आना चाहिए क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 आती है। नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू कौन सा एक्स निकाला तुमने? मैंने ऐसा ज़ूम कर लिया, सी की पावर एक्स ऊपर रखते हैं। तो नहीं नहीं माइनस भी आ सकती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसे सोचो, लेफ्ट साइड में क्या है, मास है ना, राइट साइड में क्या है ये, बस तो बस ये दोनों के अलावा बाकी सारी चीजों की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, तो फिर तो सी ऊपर ही आना चाहिए, ऊपर मतलब? एम नॉट के साइड में, मतलब एम नॉट के साथ नहीं, मल्टीप्लाई। फिर तो डायमेंशन गड़बड़ हो जाएगी। सर क्यू बी की पावर माइनस 2। अच्छा, तुम ना जो अच्छा वो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन नहीं देख रही हो बेटा, तुम क्या नहीं देख रही हो, वी स्क्वायर है वेलोसिटी, वन में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट थोड़े कर सकते हैं हम। सेम डायमेंशनल क्वांटिटी जो होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, ओनली दोस कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 और एनी अदर प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यस तो ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसमें 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आया? वन के साथ मल्टीप्लाई में सी। हाँ, तो अगर सी लिखोगी तो फिर भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ। सी स्क्वायर सॉरी। हाँ, सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा तुमको, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन याद नहीं है, ये वाली जो इक्वेशन है ये तो पढ़ी हुई होगी, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये काफी फेमस इक्वेशन है। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको ये ध्यान रख, हाँ ये तुम्हें ध्यान से देखना है ये इक्वेशन, इसमें 1 में से वी स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यस ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। चलो इसको सॉल्व करो जरा। सर ऑप्शन बी इसको वाला, हम्म, ऑप्शन 2 आंसर है। मुझे वेलोसिटी एल की पावर -1, तो यहाँ ए क्या भी वही होगा, एल की पावर -2 करती है ताकि किसी मल्टीप्लाई एल की पावर -1 मिल जाए। और बी तो यह होना चाहिए एल, क्योंकि नीचे टाइम है तो सी को टाइम होगा और ऊपर एल तो एल। हाँ, इसमें सबसे आसान किसकी डायमेंशन निकालना है, सबसे पहले किसकी आएगी डायमेंशन, टी की, तो उसकी सी की, है ना। तो ये सी प्लस टी है, तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए, तो सी की डायमेंशन टाइम की इक्वल है। अब बी अपॉन टी हो गया ये,
तो b अपॉन टी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? वेलोसिटी के बराबर। तो b लेंथ की इक्वल होना चाहिए, है ना। बस इस तरह से तो आंसर 2 था। अब इस बार तुमने ठीक किया इसको। अब है नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये वाली। ये तुमने केमिस्ट्री में वॉन्डर वाली इक्वेशन पढ़ती हो ना? अच्छा, अब देखो इसको ना, पहले तो मुझे बताओ कैलकुलेशन करने से पहले कि इसमें वो कैसे सॉल्व करोगी, वो तरीका बताओ वॉल्यूम और ये थीटा और वापस वॉल्यूम। बेटा। उसमें थीटा हमें देखना ही नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केवल ए पूछा है ना उन्होंने हमसे, डायमेंशन ए की पूछी है ना। हाँ एक ही पूछी है, ठीक है। बस राइट साइड में देखना कि, हाँ बस लेफ्ट साइड में देख के आ जाएगा। मुझे लगा दो कांस्टेंट है, इसमें बी का भी निकालना है, इसमें मैं देखने लग गई थी। तो फ्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सुनो पहले ए की डायमेंशन निकालने के लिए तुम क्या चेक करोगी? पहले देखना पड़ेगा कि हमें क्या डालना है, मतलब जिससे ये बी स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद वो पी के बराबर आ जाए। हाँ, मतलब यानी ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर के बराबर चाहिए हमें। हाँ, तो ए अपॉन वी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकती हो? ए अपॉन एल क्यूब, yes। और इक्वल टू प्रेशर की डायमेंशन लिख दो राइट साइड में। सर तो इसका आंसर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आ रहा है मेरा। ये ऑप्शन है। एक सेकेंड। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, हम्म तो एरिया इज एल स्क्वायर हम्म और यहाँ पे वॉल्यूम इज एल क्यूब। और प्रेशर तुमको पता है? फोर्स एम एल की पावर फोर्स तो पता है ना, फोर्स आ जाएगा एम एल टी -2 अपॉन एल स्क्वायर हाँ हाँ हाँ, इक्वल टू ए अपॉन एल ए क्यूब। बाय एल क्यूब। हाँ ऐसे करो। तो अच्छी हो रहे हैं तो, इसलिए। तो कौन सा आया आंसर? फिर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, जो आना चाहिए वो थर्ड आंसर। हाँ, तुम्हारा क्या आ रहा है वैसे? ए की पावर 2 आ गए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा, क्योंकि एल स्क्वायर और एल क्यूब कट जाएगा, बचा है वो ऊपर जाके एम एल टी की पावर -2 इंटू एम एल स्क्वायर। वहाँ पर ये 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि जो टाइपिंग एरर हो उसमें चेक कर लेते हैं एक बार। प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये है ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, तो तुमने ना वी का स्क्वायर नहीं किया मुझे लगता है। बी स्क्वायर ओ, ओके ओके ये एम एल टी -2 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन एल की पावर 6 हो जाएगा ये। वो मैंने बी स्क्वायर नहीं किया था इसलिए वो 5 नहीं आ रहा था। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, ओके। लैम्डा, अच्छा ये बता रहे थे कि क्या था, ठीक है। वैल्यू बी, ठीक है। मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, नो? हम्म और मास अपॉन वॉल्यूम। सरफेस टेंशन मुझे नहीं पता क्या होता है। सरफेस टेंशन नहीं पता है? सरफेस टेंशन आएगा एफ बाई एल के बराबर। अच्छा मतलब मुझे याद नहीं है वो चैप्टर अच्छे से। चलिए।
और प्लस बी और ओके कैसे सॉल्व किया? v इज प्रोपोर्शनल टू, तो बस एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ मतलब वो उनकी एम एल क्यूब की ए बी सी ऐसे करके फिर वो कंपेयर इक्वेशन साइन की निकालेंगे सी। डी और ऑप्शन को आ रहा है इसमें। ऑप्शन 2, ठीक है, तो यही, ऑप्शन हाँ, ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इक्वेशन है, अल्फा के बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं है अल्फा के बारे में। नहीं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी है उससे सॉल्व हो जाएगा ये, इसलिए इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अल्फा ई की पावर में भी है ना, वहां से पता चल जाएगा ना अल्फा की डायमेंशन। और अब इसमें तुम्हें जहां दिक्कत आएगी वो आएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी तुम्हें। अब ये कहां पर आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? तो गैसेस के चैप्टर में आता है। हाँ, और भी कई जगह आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुमने पढ़ा होगा रेडिएशन में, इमिसिव पावर। और यस हाँ क्या होती है इमिसिव पावर? और मैंने फिजिक्स में फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है अच्छे से। जी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर होती है ना, और इक्वल टू, जब हम इसमें से कांस्टेंट हटाते हैं। और कहां कहां पढ़ा है तुमने, बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाँ, कौन से रिलेशन में पढ़ा है? वो वाला चैप्टर वो मुझे नहीं है। हम्म, अच्छा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है? ये रेडिएशन में आता था। तो हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बहुत सारी जगह पढ़ा है बेटा, तो उसमें से कोई चीज याद करो, इक्वेशन कहां कहां आता था। सर मतलब हीट के चैप्टर्स में आता है और मैंने वो नहीं पढ़े अच्छे से, इसलिए मुझे नहीं पता। केमिस्ट्री में भी होगा ये कहीं ना कहीं। हाँ केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड गैस हमारा चैप्टर है, हाँ, तो उसमें था। नहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसके लिए पता होना जरूरी है तो भाई तुमको। चलो, तो तुमको बता देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये है, ml² T-2 K⁻⁻1। इसे और यहाँ पे थीटा को भी के लिखेंगे ना। हाँ, के थीटा इसमें टेम्परेचर होगा ना, तो थीटा यहाँ पर है के, केल्विन में। यस हाँ तो दिस शुड बी ऑप्शन वन थीटा, या दिस शुड बी ऑप्शन वन मेरे हिसाब से। तो आंसर 1 आ जाएगा इसका, ठीक है।
अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, और केमिस्ट्री में फिजिक्स में जहां भी पढ़ो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहीं पर आ रहा है, एमिसिविटी आ रही है, एमिसिव पावर आ रही है ना, तो उनके हर चैप्टर के हर दिन डायमेंशन फार्मूले तो तुमको जो है साइड में लिखते ही जाना है। रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, उनके डायमेंशन फार्मूले एक बार धीरे धीरे सब करते करते याद ही हो जाएंगे। Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तुमको आनी चाहिए अच्छे से। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन एक ऑप्शन है फोर्स वाले एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, उससे निकल आएगा। हाँ, सबसे निकल रहा है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 ऑप्शन 3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक और तरीका ये भी है, सिग्मा इनटू भी कर सकती हो। ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एप्सिलॉन नॉट को सिग्मा बाई ई लिख सकती हो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा सिग्मा इज वो मास अपॉन एरिया। नहीं बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। हाँ सॉरी, चार्ज अपॉन एरिया। तो Q बाई ए इंटू ई। यस सर, और ई उसको एफ बाई क्यू लिख सकते हैं, टोटल कैंसिल तो एफ बाई ए। हाँ, तो उससे निकाल लो ऐसे। मतलब कई तरीके होते हैं जहां से जो जिस समय दिमाग में क्लिक कर जाए। हाँ यस। तो कितना आ रहा है? ऑप्शन 3 एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो थर्ड ऑप्शन यही आया। ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। तो फर्स्ट वाले की डायमेंशन सेम है, ये हमने आज ही पढ़ा है, टॉर्क और वर्क की। मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 -1/2। इसमें तो मुझे स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस का बता दिया एफ बाई एल, और ये यंग्स मॉडुलस, और ये यंग मॉडुलस क्या होता है? किसके क्या होता है यंग्स मॉडुलस? ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ, तो स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होती है? स्ट्रेन होता क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इधर डायमेंशन लेस है। डायमेंशंस तो इसकी यंग्स मॉडुलस की और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम आएगी। स्पीड, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तुमने तैयार किया होगा। C इज इक्वल टू कितना होता है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में था ना ये। यस सर, and this is also same. तो फिर कौन सा इक्वल नहीं है? Option 2. हाँ, अच्छा, मोमेंटम, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? C upon √1 minus something square करके था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, एग्जैक्ट बताओ जरा, अभी याद करो उसको। बहुत ही सिंपल चीज है, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है। अच्छा अच्छा, ये मोमेंटम लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। हाँ, तो h बाई लैम्डा होता है। हाँ, तो मोमेंटम h बाई मैं लैम्डा होता है। तो मोमेंटम की डायमेंशन h बाई लैम्डा की इक्वल होगी, h की इक्वल नहीं होगी, प्लैंक कांस्टेंट की इक्वल नहीं होगी। नहीं समझ आया? नहीं याद आ गया, वो h है सीधे और ये h बाय लैम्डा से ना। हाँ, तो मोमेंटम की डायमेंशन h बाई लैम्डा की इक्वल होना चाहिए, h की इक्वल नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। सेकंड वाला।
potential difference the dimension formula for this. Okay. Okay. Um, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना? कर लो इसको। ये वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम्म। V is equal to IR, I is A, R ohms. अच्छा, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना? क्या डेफिनेशन होती थी इसकी? ये नहीं यार, पर ये याद है पोटेंशियल तो हम K Q by R नहीं लिख नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, तुम हाँ, उससे भी लिख सकते हैं के क्यू बाई आर, लेकिन उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए होगी। तुम पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ पहले, पोटेंशियल क्या होता था? ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन मुझे नहीं याद है। ईएमएफ तो नहीं याद है। पोटेंशियल की डेफिनेशन थी ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। फ्रॉम इंफिनिटी, यस सर। ये मुझे वैसे याद नहीं है, बट आपने बोला तो याद है। तो W अपॉन क्यू होता है ना उसमें वोल्टेज को, अगर हम वर्क W किया, Q चार्ज को लेके आए, तो W क्यू ये वोल्ट अपॉन क्यू वोल्टेज के बराबर होता है। हाँ हाँ। तो पोटेंशियल की डायमेंशन यहां से निकल आएगी, W अपॉन क्यू, W यानी वर्क। हाँ। आप करते जाओ इसको, अपने आप करो। चार्ज सेकंड ऑप्शन। कौन सा आया सेकंड? चार्ज। अच्छा, तो देखते हैं इसमें करंट की डायमेंशन आ रही है, सेकंड नहीं है। ओ हाँ, ए टी की पावर -1 में टी नीचे से भूल गई थी मैं। वो ए और नीचे टी की लाइन। चलो इसको सॉल्व करो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मुझे के डायमेंशंस नहीं पता। कहां पर आता है ये? ये लिक्विड चैप्टर में। तो F इज इक्वल टू क्या होता था? लिक्विड के सरफेस पर कोई बॉडी मूव करती है तो विस्कस फोर्स की किस किस के प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल होता था, और वेलोसिटी के ग्रुप है। dv बाई dz वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आता है ईटा ए dv बाई dz, ये होता है। तो ईटा इक्वल टू क्या बनेगी डायमेंशन? लेफ्ट साइड में फोर्स है अपॉन एरिया, फिर dv बाई dz वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ये ईटा बनेगा। तब निकालो इसकी डायमेंशन ईटा की और चेक करो। This is because lost the view of this. Okay.
और ladies of you, density of food, cost of water, or perception, thinking by ministry. और इसकी वैल्यू 1 है और उसकी -1 है, तो ऑप्शन 3 3 हाँ 3 ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो ना, ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं अभी और नहीं करा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस अब तुम करना। मैं तुम्हें थोड़ा सा नेचर बदल रहा हूं क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं अभी थोड़ा सा आता हूं। ये यहां से थोड़ा चेंज करते हैं इस, हालांकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। मुझे याद नहीं है। याद नहीं है, तो अच्छी बात है, इसको सॉल्व करो। इसलिए मैंने पीछे देख लिया, एफ की ऑप्शन 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। और ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़े डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन है। Density of material in TGS is this density. So, in a system of units in which units length is 2 centimeter, mass is 4 grams. Numerical value of density of material in new system. एक नए सिस्टम में जिसकी यूनिट ऑफ लेंथ इज, अच्छा तो सर इसका मतलब क्या ये है यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब अगर मीटर है तो मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। हाँ, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बदल किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। तो मान लो पहले वाले यूनिट में ऐसे लिखा करो कि न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट ऑफ सिस्टम में है u1, तो दूसरे वाले में कितना होगा, n2 u2 होगा। n1 u1 इक्वल टू n2 u2। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज दिस, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2 है, और ग्राम पर सीसी है, तो इसको लिख लिया तुमने 2, और ग्राम पर सीसी को क्या कर लिया, u1 को क्या लिखोगी, ग्राम को क्या लिख लोगी, डायमेंशनल फार्मूला बोलो क्या उसका, m। और क्यूबिक सेंटीमीटर को क्या लिखा, l की पावर 3, तो ये -3 मैंने लिख लिया, ठीक है। ये 2 इंटू m l की पावर -3 हो गया। अब इसमें मुझे n2 निकालना है क्या, दूसरे वाले केस में। अब उसमें चेंज क्या करना है, लेंथ कितनी ले ली, 2 सेंटीमीटर, तो इसमें लेंथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2l कर देंगे, यहां पर l की जगह लिख देंगे 2l, तो ये क्या बन जाएगा, 2l की पावर -3, और मास कितना आएगा, मास 4 ग्राम हो जाएगा, तो ये 4m हो गया। तो अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू m l -3, और यहां से आ जाएगा ये
4 बाहर निकल आया, इंटू 2 की पावर -3 बाहर आ गया, n2, और ये ml-3 हो गया। तो n2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है? 4। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। यस ये किए हुए हैं क्वेश्चन? ये मैंने ऐसे नहीं किए थे बट इससे सिमिलर किए थे, जैसे वो आपने लिखा ना ऐसे n1 u1 इक्वेट किया उसे करके। देखो इस तरह से कर लिया जाता है इनको फटाफट, ठीक है। n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें n1 u2 ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब, ये वाला। ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेन में ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। पहले बताओ ये ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं, असर्शन सही है कि नहीं? अरे सही तो है। सॉरी फिजिकल मीन डिराइव हो सकती है, ठीक है ना, डायमेंशनल इक्वेशन जिसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन आ रहा हो वो इससे डेराइव नहीं हो सकती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले डेराइव होते हैं ना। ठीक है, इसके बाद है रीजन। रीजन तो ये तो सर रीजन नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। यस सर, तो आंसर 2। दिस इज दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? यस सर। चलो इस पर आ जाओ अब जरा। P is real momentum, E kinetic energy, हिंदी तो ऑप्शन है मास। ठीक, इक्वल टू mc² से भी कर सकती है, मोमेंटम से, ये तो बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kinetic energy, electrical trajectory is this A alpha S not two. Okay. L की पावर -2 and L की पावर -1 और T की पावर एक सेकेंड, ठीक है M T की पावर -2 मतलब कौन सा? ठीक है, potential energy of this then A square by B का बताना है potential energy और और हालांकि इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि x क्या है ना, x उसका ना एक डिस्प्लेसमेंट या कोऑर्डिनेट मान लो। हाँ, तो L √L आएगा। तो जो B है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? √ ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये होना चाहिए एक सेकेंड ml स्क्वायर और वो उसमें ना T की पावर -2। हाँ A शुड बी, अच्छा A बाय B बताना है ना, A² by B। A स्क्वायर बाय B, A स्क्वायर बाय B, B की पावर 1/2 और ये 1 और ये 4 m स्क्वायर और हाँ ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अभी किया था 1 -1 और ऑप्शन। ठीक है, dimensionless quantity okay. ऑप्शन 4 पे लिखी है ऑप्शन 1 या 2 में से हो सकता है, मुझे लगता है ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन 1 या 3, मुझे लगता है ऑप्शन 3। नहीं 3 नहीं होगा। मे हैव ए यूनिट, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट, जैसे कि एंगल है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती लेकिन उसकी यूनिट होती है रेडियन।
हाँ ठीक है, तो ये याद रखना। अब तो तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है बेटा, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाओ, है ना। एक है एरिया, एन की पावर मतलब एन की पावर टू ई की पावर -1 बी, बी क्या है डेंसिटी ई एन एन स्क्वायर इज इक्वल टू की पावर -1 बी इज इक्वल टू और वन प्लस बी प्लस सी माइनस 3c और बी इज 2 प्लस 4 ठीक है, ए बी वन है तो ए प्लस सी बाई बी वन आएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसका आंसर हुआ 1। अब रुको, ये जो है ना, मैं इसको अभी मत करना, ये वाला तो सिमिलर टाइप के ही है, कुछ अलग होगा तो देखते हैं। हाँ, इसको करो सॉल्व। कोर्स ये हो गया जो फंडामेंटल दैट डायमेंशन ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस एज रिएक्टेंट एनर्जी ए बी सी minus 2 f m l t की पावर -2 b to the power c a minus to b तो a plus b a is equals to 1 -2 equals to -2 है -2b और c -4 -4 plus c equals to 4 a b c बताना है तो सर 4 आना चाहिए a plus b plus c नहीं एक सेकंड हाँ ए प्लस बी प्लस सी 4 ही आना चाहिए। यस सर 4 4। 4 ठीक है, ये 1 मिनट में देखता हूँ। थर्ड आंसर अच्छा 3। बी आ रहा है ए बी सी ये चेक। गड़बड़ करती है फिर ए बी सही है सी में गड़बड़ है ये मैंने सॉरी इसका क्वेश्चन है कितना 4 आया? हाँ, मेरा तो 4 आ रहा है ओ मैंने ये गड़बड़ कर दी थी वो मैंने वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन लिख दी थी इसलिए मेरा गड़बड़ आया तो हाँ 1 ही आना चाहिए फिर तो -2 plus is equal to 3 plus c, then c is equal to 1. So 3 should be the answer only. I found out my mistake. एक मिनट जरा मैं देखूं कितने कितने की डायमेंशन लिस्ट तुमने कहाँ पर ढूंढी थी? किसी बुक में नहीं ढूंढी है उसकी? नहीं पर मैंने उसको बुक में नहीं ढूंढा मेरे पास जो स्कूल में क्लास 11 की बुक थी ना उसमें थी तो उसमें कौन सी वाली? नहीं, उसमें होती तो है। मतलब जिसमें बोल्टन कांस्टेंट आ गया और स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें थी मुझे बंसल क्लासेस से मॉड्यूल मिला है वो फ्री में था तो उसमें मैंने चेक नहीं किया है उस वाले में हो सकता है उसमें लिखी हो बोल्ट्स में कांस्टेंट और इन सब की कल ही मिला मुझे मॉड्यूल तो मैं उसमें एक बार देखूं
देखो तुमको जो जो नहीं आ रही है ना, तुम तो एक लिस्ट बना लो, नॉर्मल तो है, नाम लिख लेना कौन से नहीं आ रहे हैं, हाँ और सीधे नेट पे जाके टाइप करो, सब मिल जाएगा उसमें, हाँ यस सर। है और ना? इधर आप उधर मुझे ढूंढने, बोला छात्र के साथ। हाँ तो इसमें इतना सारा जो है, हम्म, अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में कोई रिलेशन होता है? हाँ होता है, वो मुझे नहीं याद है, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बट आई अरे डोंट। नहीं याद है क्या? कैसी तुम ना डर जाती हो बेटा बहुत, ये ऐसी ऐसा रिलेशन है जो कि सबको याद रहता है। सर ये चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जो 11th का थर्ड चैप्टर था, ये मैंने पीजी में पढ़ा था, बट ये अ, मैंने सिर्फ इसके नोट्स बनाए थे, ये मैंने बहुत फोकस से नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे इसका कुछ भी याद नहीं है। R इक्वल टू मतलब एन के होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके सर। तो बस इससे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशन, जैसे उसमें काइनेटिक एनर्जी तुमने पढ़ी होगी किसी एक पार्टिकल की, मतलब गैस का जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के टी। हाँ हाँ हाँ। और अगर एक मोल का लिखना है तो हाफ आर टी होता है। तो एक मोल में कितने होते हैं? एन होते हैं, तो एन आर इज इक्वल टू एन के कर देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। तो ऐसे रिलेशन होते हैं ये वाले, है ना? हाँ ये सॉल्व करो। यस सर। दो यूनिट पावर। एक सेकेंड, लेंथ और टाइम, यूनिट ऑफ फोर्सेस। हाँ I am by तो ये आगे आए। हम्म मुझे बस इसमें ये डाउट है कि ये एल और ये टी ठीक है, एम का रिलेशन निकालने के लिए इन्होंने गिवन किया है कि एफ जो है वो 4 टाइम्स कर दिया गया है, तो जब हम एफ को लिखेंगे 4 टाइम्स एम एल टी की पावर -2, तो क्या हम वहाँ पे एल को 2 और टी को भी 2 हाफ टाइम देंगे? ये पूछना था। देखो इसमें ना पावर की यूनिट पूछी है, तो उसको ज्यादा आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि तुम पूरे एम एल टी में मत एफ जाओ। बाई एल। हाँ पावर को क्या लिख हाँ सकते हैं, वैसे ही कर रही हो ना? हाँ हम तो ऐसे किया, बट वो 4/2 आ रहा है क्योंकि हाँ 4/2। नहीं ये नहीं होना चाहिए उसमें, देखो जरा। एफ बाई एल तो 4 को मतलब फोर्स 4 टाइम हो गई है, और लेंथ 4 टाइम हो गई है, तो 4/4 ऐसा। और पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिखा आपने, है ना? यस सर। एक सेकेंड सर, बस 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा। W/2। और इसको ऐसा लिख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये P1 है, ये F1 D1 T1, तो P2 इक्वल टू हम लिख लेते हैं F2 D2 और T2।
तो फोर्स की यूनिट को क्या कर दिया है, द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, तो d2 की जगह पर कितना हो जाएगा 2d1। 16 times. Yes, sir, yes. So, what time of फोर्स को हमने 4 टाइम्स कर दिया, 4f1 कर दिया, और टाइम कैसा, और ये हाफ, ये t1/2 कर दिया इसको। तो ये मैंने ये गड़बड़ कर दी थी कि मैंने पावर को मैं ml² t की पावर -2 ले रही थी, पावर को मैं f/l लिख दी और बल्कि वो वर्क बाय टाइम था, तो वो जल्दीबाजी में वो मैंने मिस आउट कर दिया। तो ये कितना जाएगा, 16f1 आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ये हुआ इतना, इसके बाद एक फोर्स एक्सेलरेशन है, ये तो अब तुम कर लोगी अपने आप से, है ना। चलो अच्छा भी करे डालो फटाफट से। this taking the dimension of length. फिर ऑप्शन 4 ठीक है, तो ये इसका आंसर 4 होगा, करेक्ट है ना। अब ये सब ऐसे ही है, तो मैं ये छोड़ रहा हूं, है ना, ये वाले क्वेश्चन ये होते जाएंगे। अच्छा, हम वेरीफाई कर लेते हैं, वो जो क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही थी वो इसमें तो नहीं हो रही है। इसको सॉल्व करना, पावर ऑफ ए मोटर इज 200 वॉट इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज दिस, पावर ऑफ मोटर इन द न्यू सिस्टम इज, yes mass double और length is half and time is also double. Sixteen to 3200 option 1 नहीं 3200 नहीं मिनट्स ऑप्शन 1 ठीक है, तो इसका 2 आंसर करेक्ट है ना। वो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, वो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी उसमें। अब इसको ना अब मैं ये भी छोड़ देता हूँ ना, ये कर लोगी तुम सब ना ऐसे क्वेश्चन। अब देखो मैंने अभी क्या निकाला तुम्हारे लिए, एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ अभी। मैंने ये इसको देखना जरा, नजर आ रहा है तुमको क्या चीज है हाँ 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 ये। हाँ, ये देखो लिस्ट मैंने क्या किया, मैंने इसको चैट जीपीटी पे डाला, उसमें लिखा कि प्रोवाइड लिस्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो देख रही हो ना यहाँ पर मैंने लिखा इसमें, तो उसमें ये सारे आ गए, लिस्ट बना के आ गई। फिर वो मुझसे ये भी पूछ रहा है चैट जीपीटी कि क्या मैं पीडीएफ दूं इसका इफ यू वांट आई कैन आल्सो प्रोवाइड। फिर मैंने नीचे उसमें ये लिखा दो कि इसके भी प्रोवाइड करो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी देखो राइट में लिखा हुआ है ना ये यहाँ पर। तो उसने वो भी बना के दे दिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बना दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी बना के पूरा दे दिया, एक्सप्लेनेशन तक दे दिया पूरा, देखो। यस सर। तो तुमको जो है उसमें लिस्ट लिखो और जो चाहिए उसमें से निकाल के और याद कर लो। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके लिए चैट जीपीटी यूज कर सकती हूँ, ये अच्छा है ना। तो ये लिस्ट तुमको मिल जाएगी सारी इसमें से। हाँ यस सर। तो अब अच्छा, ये वाला तुमने कर लिया था। अच्छा, बैटरी चली गई इसलिए मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब तुम नहीं, अब आ गई होगी स्क्रीन। वो स्क्रीन क्या, कैमरा अगर बैटरी डाउन होगी ना तो ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखो ये वाली जो चीजें है ना, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके भी थे। अब आगे बढ़ते हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स। तुमको ये भी करना है क्या बेटा? ये भी कर लें।
ये इसकी जो डेफिनेशन वगैरह ये आती है कि नहीं तुमको? ये कुछ भी नहीं आता है। एक्यूरेसी प्रिसिजन मैंने यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। एरर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो एरर मुझे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एरर तो पढ़ना पड़ेगा, एरर तो जेईई मेन में जरूर आएगा उसका क्वेश्चन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है? सर, प्रिसिजन मतलब एग्जैक्ट वही वैल्यू, और एक्यूरेसी मतलब उस वैल्यू के 0.2 डेसिमल तक डिफरेंस। प्रिसिजन मतलब एग्जैक्ट सेम वैल्यू। प्रिसीजन मतलब मतलब जैसे 0.0 करे तो 0.0 होना चाहिए, बट एक्यूरेसी कैन से दैट वो 0.012 भी हो सकता है। हमने कभी इस बारे में बात की है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में? नहीं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन ना दुनिया में 99.99% लोग ना गलत समझते हैं उसको, दोनों का मतलब गलत समझते हैं। प्रिसाइज का मतलब अलग होता है। लोग ना प्रिसाइज को एक्यूरेट समझते हैं, प्रिसाइज इज नॉट एक्यूरेट। जैसे अभी न्यूज़पेपर में भी न्यूज आ रही थी ना कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो प्रिसाइजली बिल्कुल मिसाइल से अटैक किया, पाकिस्तान के जो बेस थे उन बेस को ही अटैक किया और बाकी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिविलियंस की डेथ नहीं हुई। तो प्रिसाइज नहीं है, वो एक्यूरेट है। प्रिसाइज और एक्यूरेसी का जो डिफरेंस है ना, ये तुम्हें बताता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। ये अब ये दो डायग्राम देख के समझो कि एक्यूरेट का मतलब क्या है और प्रिसाइज का मतलब क्या है। ऊपर वाला एक्यूरेट है, नीचे वाला प्रिसाइज है। इसका मतलब क्या है? तो जो मैंने बोला वो उल्टा बोला। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्टली वही, प्रिसाइज आसपास हो सकता है। नहीं, प्रिसाइज का मतलब ये है, जैसे ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज का मतलब ये है कि एक गलती कर रहे हो आप, आपको आना यहां पे चाहिए था लेकिन आपने यहां पे हिट किया, लेकिन बार बार एक ही जगह हिट कर रहे हो, तो आप प्रिसाइज हो। मतलब सेम गलती कर रहे हो बार बार, मतलब गलती कर रहे हो लेकिन एक ही गलती बार बार कर रहे हो, गलती में बहुत वेरिएशन नहीं है, तो वो प्रिसाइज है। ये प्रिसाइज है। ठीक है, जैसे कि जो एरो मारते हैं ना हम लोग इसमें, तो किसी ने एरो को हिट किया यहां पर, पहला भी यही किया, दूसरा भी यही कर रहा है, तीसरा भी यही है, तो प्रिसाइज है। और एक्यूरेट का मतलब होता है कि जहां हिट करना है उसके आसपास से हिट कर रहा है वो बार बार, ये प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है प्रिसाइज? क्योंकि हम ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट। हाँ, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा दूर दूर है, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा अलग अलग है, तो ये एक्यूरेट है। लेकिन और प्रिसाइज कैसा है? प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू के आसपास भी नहीं है, लेकिन वो जो गलती कर रहा है बार बार सेम गलती जगह कर रहा है, तो ये प्रिसाइज है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा? प्रिसाइज होगा। अब ये पढ़ो डेफिनेशन, तब तुमको समझ में आएगा। मैक्सिमम लोग ना इसको गलत समझते हैं, एक्यूरेट और प्रिसाइज को। ओके, अंडरस्टूड। तो सर, जो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में लिखा है एक्यूरेट और प्रिसाइज के बारे में, तो वो सही है क्या? नहीं, मुझे उसकी जो फोटो खींच के भेजना जरा, गलत तो नहीं होना चाहिए उसमें भी। नहीं अभी नहीं, बाद में भेज देना। हाँ भेज देना कि, लेकिन मीनिंग ये है एक्यूरेसी और प्रिसाइज का। अब यहां से ना देखो सीक्वेंस चलती है, पहले तुम डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्यूरेट और प्रिसाइज की, फिर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर हम उसमें राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं, और फिर एरर पढ़ते हैं। हालांकि ये है बहुत ही छोटा छोटा सा, वैसे इतनी सी देर में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेट क्या है, प्रिसाइज क्या है, डायग्राम से समझ में आ जाता है तुरंत। एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू, अच्छा तुमको दिख नहीं रहा है ना ये? हाँ ठीक है, आ रहा है। In general, the errors in measurement can be broadly classified as systematic errors and random errors. Systematic errors मतलब due to system जो यूज कर रहे हो, random errors यानी कि unpredictable reason. जैसे सिस्टमैटिक एरर है, स्क्रू गॉज में कोई एरर है तो वो सिस्टमैटिक एरर होती है। हाँ, स्क्रू गेज में अगर कोई एरर आ रही है तो वो हर बार वही एरर आएगी, वो सिस्टम की वजह से।
ठीक है। द सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे नेगेटिव जीरो एरर है तो हमेशा नेगेटिव ही आएगी ड्यू टू सिस्टम। अगर वर्नियर या स्क्रू गेज में पॉजिटिव एरर आ रही है तो हमेशा पॉजिटिव एरर ही उसमें आया करेगी, है ना, ये होगा। और सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकती है, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स आर स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस इन आइदर डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अच्छा, इसमें जेईई मेन का क्वेश्चन बन जाएगा इतने में। क्या क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि जो रैंडम एरर है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, केवल वन डायरेक्शन में हो सकता है। ये तो रैंडमनेस तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। Random errors usually result from the experimenter's inability to take the same measurement in exactly the same way to get exact same number। तो ये इस तरह की एरर होती हैं। फिर आता है लीस्ट काउंट, मतलब ये भी एरर का रीजन है लीस्ट काउंट। या किसी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो उससे छोटे मेजरमेंट तो हम ले नहीं सकते, यस तो उससे भी एरर आ सकती है ना। ओके लीस्ट काउंट से, जैसे मीटर स्केल से 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट हम करते हैं, यानी कि अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक मेजरमेंट हम उसमें ले सकते हैं। अगर उसके आगे का जो नंबर हम लिखेंगे तो वो तो एरर हो जाएगी ना, उसमें वो मेजर ही नहीं कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर का रीजन क्या है? साइज छोटा है, मतलब हमें हमारी आइज उसमें आगे तक देख हमारी नहीं, हमारी नहीं। लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की बात हो रही है। यहां पढ़ो ना, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। All the readings or measured values are good only up to this value। यस अब लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आ रही है कि लीस्ट काउंट से छोटी डिस्टेंस आ गई, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एबल टू मेजर दैट डिस्टेंस, तो दिस इज द लीस्ट काउंट एरर। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, दोनों में आ सकती है ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन। इसको हम कर सकते हैं, मीटर स्केल की जगह वर्नियर यूज करो, वर्नियर से भी ज्यादा एक्यूरेट चाहिए रीडिंग तो स्क्रू गेज यूज करो, उससे भी ज्यादा चाहिए तो एक स्फेरोमीटर होता है उसको यूज करो। पर सर हमें भी मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों नहीं है लाइफ में, मतलब जरूरी है ना है हमको तो इतने एक्यूरेट मेजरमेंट्स करने की जरूरत है। से भी अब आपने बोला स्पेरोमीटर भी कुछ होता है जो और भी प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं, बट वी डोंट रिक्वायर दिस। बिल्कुल रिक्वायर्ड, ये हम छोटी मोटी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। मेजरमेंट जब हायर, हाँ, अरे रॉकेट बनाना होता है, एरोप्लेन बनाना होता है, बिल्कुल मिलीमीटर से भी बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस में वेरिएशन हो जाता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है, वहां पर एक्यूरेसी चाहिए। वहां पर हम इनका भी यूज नहीं करते हैं, स्पेरोमीटर का भी यूज नहीं होता है, वहां पर तो वो ऑप्टिकली मेजर किया जाता है, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, लेजर वगैरह से क्या समझ सकती है, उससे मेजर करते हैं हम। अच्छा, अब एक्चुअल वैल्यू है ट्रू वैल्यू, एक्चुअल में थ्योरेटिकली तो हम किसी ऑब्जेक्ट की कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, एक लिमिट होती है, लीस्ट काउंट होती है। तो हम एग्जैक्ट लेंथ क्या है, हम अपने डोर की भी एग्जैक्ट हाइट नहीं निकाल सकते। घर में जो डोर लगा हुआ है आप मीटर स्केल से मेजर करोगे तो उसमें भी जो 2 मार्क्स के बीच में फंस गया, तो फिर आप मेजर करने के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, तो किसी भी चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी उसमें। तो हम क्या करते हैं, इसलिए उसको मिस्टेक नहीं कहते हैं हम। मिस्टेक और एरर डिफरेंट चीज होती है। मिस्टेक का मतलब हुआ कि गलती हो गई, एरर ये है कि वो तो होनी है एरर, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से छोटी चीज आप मेजर ही नहीं कर सकते।
है ना। तो इसलिए इनको एरर कहते हैं। अब अगर ये एरर है तो फिर हम ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी लेंगे? तो ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए ये पढ़ो जरा, कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू होती है। The mean value would be very close to true value. Okay. Okay. Yes. Okay. तो हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो वैल्यूज आती हैं उनका एवरेज लेते हैं, उसका जो एवरेज आएगा वो क्या होगा? उसकी ट्रू वैल्यू होगी। अरिथमेटिक, हाँ Mean value. हाँ एक ही बात है। ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, Mean value से. मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू मानी जाती है। Okay. ठीक है, उसकी मीन वैल्यू क्या चीज है और अरिथमेटिक मीन है वो। Yes. ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, अरिथमेटिक मीन भी होता है। तो हम कौन सा वाला लेते हैं मीन में? अरिथमेटिक मीन लेना है। ठीक है, Yes. इसके बाद ये इनकी कुछ डेफिनेशन है, इनको फटाफट पढ़ लेते हैं हम। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? हमने ट्रू वैल्यू कैसे निकाली? हमने अलग अलग रीडिंग आई थी हमारे पास, A1 आया, फिर A2 आया, फिर A3 आया, फिर AN आया। तो हम एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें? हमने इन सभी का अरिथमेटिक मीन ले लिया, तो उसको क्या कह दिया हमने कि वो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू लिख ली हमने यहां पर, ये ट्रू वैल्यू हो गई। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम? ये समझना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आसान से चीज है। पहले तो ये पढ़ लो एक बार। Individual measurement and the value of quantity is known to the difference between individual measurement definite one and the true value of the quantity is called absolute error. अच्छा, मतलब magnitude का difference between individual measurement and true value, वो absolute error. हमने ट्रू वैल्यू कैसे निकाली थी? हमने सबका अरिथमेटिक नहीं लेके निकाला। हाँ, अब सब में पहला रीडिंग थी मान लो A1। सबसे वो मीन ट्रू वैल्यू वापस माइनस। हाँ, मतलब एवरेज वैल्यू निकाली हमने डेल्टा ए मीन या ए मीन हाँ। निकाली। तो एवरेज वैल्यू माइनस A1 करेंगे तो उससे क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर। हाँ, फिर इसके बाद एवरेज वैल्यू माइनस A2 करेंगे। एवरेज वैल्यू अच्छा उसका उन सबका एवरेज। हाँ, मतलब देखो, हाँ ये था ना, ये मीन वैल्यू कैसे निकाली हमने? इसी का अरिथमेटिक मीन लिया। हाँ। अब जो अरिथमेटिक मीन आया है इसका डिफरेंस निकालना है A1 के साथ कितना है। तो ये पहली रीडिंग की एरर मानी जाती है। फिर इसमें से माइनस करना है A2 को, फिर इसमें से माइनस करना है A3 को, फिर इसमें से माइनस करना है AN को। यस। तो ये सारी क्या चीज हुई? एरर। ये सारी एब्सोल्यूट एरर। तो ये डेल्टा A1 किसके बराबर है? A1 माइनस ए मीन। यस सर। नहीं समझ आया? सर आपने लंच किया था? बस अभी कर रहा हूँ, हाँ, जल्दी बताओ, ये हो गया इतना? हाँ ये हो गया। ये सर अंडरस्टूड। तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर मतलब A1 माइनस मीन ए मीन। मतलब एक तो ये ट्रू वैल्यू है, फिर हमने सारी एरर का भी एवरेज निकाला है। अच्छा, उन एरर का एवरेज इज एब्सोल्यूट नहीं, डेल्टा एब्सोल्यूट एरर का मीन। हाँ, एब्सोल्यूट एरर का, हाँ ये वो क्या लिखा हुआ है? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स। यस सर। ये A1 माइनस ए, हाँ इनको पॉजिटिव लेके और सभी को पॉजिटिव ले लिया। ये कोई नेगेटिव भी हो सकती है ये वाली, तो हमने सभी का क्या लिया? मॉडुलस लिया। यस सर। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। एक एब्सोल्यूट एरर और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। यस सर। ठीक है, समझ गई। ये ऐसे। यस सर।
ठीक है, तो ये वाली चीजें होती हैं। अब इस पर ना न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं 11th क्लास में स्कूल के एग्जाम में। बेसिकली जेई में तो इस तरह के नहीं आएंगे, इसमें हमको फ्रैक्शनल एरर के क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिव एरर के भी कम ही आते हैं। तो अब रिलेटिव एरर क्या होती है? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू रेशियो रिलेटिव एरर। हाँ, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये किसके बराबर है? रिलेटिव एरर। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। ओके ओके, ठीक, हाँ अब ये वाले क्वेश्चन मत करना तुम सॉल्व। वैसे ये वाले क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में वो सारा कैलकुलेशन करवाया है। पहले तो हमने एवरेज निकाला, फिर एवरेज निकाल के सभी का माइनस किया 1 by 1 1 by 1, फिर उसका एवरेज निकाला। तो ये क्वेश्चन हमें लगता नहीं कि इसमें आएंगे। ठीक है, हाँ। तो हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जहां से कि क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। तो अभी तक ये डेफिनेशन तुम पढ़ के रखना है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में एरर किस तरह से आती है, इसके क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, तो इतना करो अभी। हालांकि ये बहुत ही ना है सिंपल वाली चीज, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। तो इसको रिवाइज करना, और जो टेबल है तो वो चैट जीपीटी से टेबल ले लेना, पूरी सारी टेबल मिल जाएगी उससे। हाँ, वो मैं चैट जीपीटी से ले लूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहां देख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ यहाँ से क्लास कंप्लीट। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।